Welcome back everyone in the next tutorial class of Basic Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is distance between two parallel lines. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम. Use the given condition of straight line to solve basic engineering problems. So, let's see what are the learning outcomes. So, after watching this video, you will be able to know the concept of expression for distance between two parallel lines and examples based ऑन इट. आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोग डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है और किस तरह से होता है और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल किस तरह से सॉल्व होते हैं ये अच्छे से समझ पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. टॉपिक ऑफ आवर today's lecture is distance between two parallel lines. इसके पहले वाले लेक्चर में हमने परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का डिस्टेंस देखा था. वहाँ पर एक लाइन और पॉइंट रहता है. परपेंडिकुलर में क्या रहता है? एक लाइन और पॉइंट. ओके. और पैरेलल के लिए क्या है हमारे पास? दोनों लाइंस गिवन है. ओके. अब ये दो लाइंस गिवन है और उनके बीच में जैसे कि ये है हमारी लाइन L1 और ये है हमारी लाइन L2. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है. लाइन L1 हमारे पास दी हुई है AX प्लस BY प्लस C1 इक्वल टू 0 और लाइन L2 क्या गिवन है हमारे पास? AX प्लस BY प्लस C2 इक्वल टू 0. इन दोनों लाइंस में देखिए जो कोफिशिएंट ऑफ x हैं, x के सामने वाले नंबर्स जो हैं वो क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए. वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ y भी क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए. ठीक है. b और यहाँ पर भी क्या है? b. ओके. तो सिर्फ डिफरेंस कहाँ रहेगा? कांस्टेंट में c1 और c2. तो इनके बीच का जो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है उसके लिए ये एक्सप्रेशन है. ये एक्सप्रेशन किस तरह से आता है? ये एग्ज़ाम में आपको नहीं आता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है. आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का यूज़ करना है. तो क्या फॉर्मूला है? मॉड C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A² प्लस B². ठीक है. C2 और ये C1 क्या है? दोनों लाइंस में जो कांस्टेंट लिखा है वह C2 और C1 है और अंडर रूट A² प्लस B². ठीक है. तो इसीलिए दोनों लाइंस के जो A और B है वो कैसे रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए. ठीक है. इस बात का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है. अगर सेम दिए हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर सेम नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है? उन्हें सेम करना पड़ता है. ठीक है. तभी उसी के बाद हम क्या कर सकते हैं? ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं. एग्ज़ाम में आपको फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि किसी दो लाइन के पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है. तो ये आप लोग को अच्छे से फॉर्मूला याद रहना चाहिए. अब हम इसी के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल देखते हैं. Find the distance between the lines 3x plus 2y equal to 5 and 6x plus 4y equal to 6. हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. और हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास दो लाइंस गिवन है.
ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा सॉल्यूशन किस तरह से हो जाएगा। ओके, तो सब में पहले हमारे पास क्या गिवन है, 2 लाइन गिवन है। ओके, द गिवन लाइन्स आर, फर्स्ट लाइन क्या गिवन है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो देखिए, ये जो पहली लाइन गिवन है हमारे पास, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या, 3x प्लस 2y हमने जैसे का वैसा ही लिखा। ये जो प्लस 5 है, ओके, ये कहाँ पर है, राइट हैंड साइड में, तो इसे हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ रहे हैं। तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये -5 इक्वल टू 0। इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। और हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है, 6x प्लस 4y इक्वल टू 6। उसी तरह से सेम हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर भी 6x प्लस 4y को लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने दे रहे हैं। ये जो +6 राइट हैंड साइड में है उसे कहाँ लेकर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, तो प्लस गेट माइनस इक्वल टू 0। ओके, तो अभी हमने जो कंसेप्ट देखा उसमें क्या होता है, उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ x और y है वो दोनों कैसे रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है। वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ y, यहाँ पर यहाँ पर b और हियर ऑल्सो b है। ओके, तो अब हम यहाँ पर भी इस एग्जाम्पल में भी वैसे ही करने वाले हैं। फर्स्ट इक्वेशन में देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 3 है, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 6 है। इस इक्वेशन में ये जो कोफिशिएंट है 6, इसे 3 करिए या फिर इसे 6 करिए। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन है हमारा दिस वन, इसे क्या कर दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर दे रहे हैं। ठीक है, इसे हम 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। ओके, तो उससे क्या होगा, उससे जो हमारा इक्वेशन 2 मिलेगा हमें, उसमें कोफिशिएंट ऑफ x और y कैसे हो जाएंगे, सेम। देखिए, यहाँ पर हमने 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 2। तो दोनों के कोफिशिएंट x और y के क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से, ये हमारा इक्वेशन है, इसे हमने डिवाइडेड बाय 2 किया, 4y को भी हमने डिवाइडेड बाय 2 किया। ओके, -6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। ओके, तो 2 से हमने 6 को डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 4/2 मीन्स 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए, हमारे इक्वेशन 1 में कोफिशिएंट ऑफ x 3 है, और ये जो हमें न्यू इक्वेशन मिला है जिससे हम अब क्या दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2, इसका भी कोफिशिएंट क्या हो गया है, 3 हो गया है। ठीक है, सेम कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सब में पहले आप क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करने के भी पहले सभी वैल्यू को नोट डाउन कर लेंगे। तो a क्या है हमारा, 3, a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y के सामने वाला नंबर 2। अब हमें लिखना है, c नहीं लिखना है, क्या लिखना है, c1 हम कहाँ से देख के लिखेंगे, इक्वेशन 1 से। ठीक है, इक्वेशन 1 में c1 की वैल्यू क्या है, -5, और c2 की वैल्यू क्या है, c2 की वैल्यू के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को देखा हमने, तो c2 इक्वल टू क्या आया, -3। ओके, इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो डिस्टेंस d इक्वल टू मॉड c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, मॉड C2 की वैल्यू क्या है? -3, माइनस का साइन एज इट इज़। C1 की वैल्यू क्या है? -5, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे -5। ठीक है, इसी माइनस के साथ में उसे नहीं लिख देना है। ठीक है, ये फॉर्मूले में माइनस का साइन है और C1 की वैल्यू फिर से -5 है, तो एक बार यहाँ पर फिर से माइनस का साइन आएगा। डिवाइडेड बाय A की वैल्यू है 3 स्क्वायर एज इट इज़, प्लस B की वैल्यू है 2 स्क्वायर एज इट इज़। ओके, इसके बाद आप लोग को मैन्युअली सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली क्या करना है? आप लोग को कैलकुलेटर का यूज़ करना है। ओके, और कैलकुलेटर का यूज़ करने से क्या होगा कि डायरेक्टली आप लोग को आंसर मिल जाएगा। ओके, तो देखिए तो यहाँ पर हम वैल्यूज एंटर करते हैं। ओके, सब में पहले हमें क्या चाहिए? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का टर्म, तो हम कौन सी बटन प्रेस करते हैं? दिस वन। ठीक है, क्या टर्म आया था हमारा? -3, उसके बाद फिर से माइनस का साइन, ब्रैकेट, -5, ब्रैकेट कंप्लीट, डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में लाने के लिए ये रिप्ले में हम नीचे की तरफ प्रेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? वहाँ पर क्या है? अंडर रूट का साइन, तो अंडर रूट की बटन प्रेस किया, फिर क्या था? 3 का स्क्वायर प्लस का साइन, देन और क्या था? 2 का स्क्वायर। ओके, उसके बाद हम क्या दबा देंगे? इक्वल टू की बटन। ओके, तो देखिए क्या आ गया है हमारा आंसर? हमारा आंसर आ गया है 2√13/3। ओके, क्या आंसर आया है हमारा? 2√13/3। ओके, ये डायरेक्टली आप लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, इक्वल टू 2√13/13 यूनिट्स। यहाँ पर कुछ मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया है, तो आप लोग उसे क्या लिख देंगे? डायरेक्टली यूनिट्स करके लिख देंगे। ओके, लेकिन कभी कभार जैसे कि आप लोग का पेपर अभी MCQ पैटर्न में होने वाला है, तो आंसर इस तरह से भी आ सकता है इसका, 2/√13 लिखकर यूनिट्स। तो अब बताइए ये दोनों चीज़ एक ही है या नहीं? ये दोनों चीज़ एक ही है। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो स्टेप है, ये आंसर आया है कैलकुलेटर में, उसको थोड़ा सा क्या किया है? सिंप्लीफाई करने के बाद में ये स्टेप आती है। तो आप लोग ने ये सीखा भी होगा 8th-9th स्टैंडर्ड में। अगर आप लोग को याद नहीं है तो यहाँ ध्यान देंगे। देखिए हमारे पास आंसर हमें मिला 2√13/13। अब क्या करना पड़ता है? ये जो न्यूमरेटर में √13 है, ठीक है, उसे देखिए, और रियली स्टेप में डिनोमिनेटर में आया है, तो इसे डिनोमिनेटर में लाने के लिए क्या करोगे आप? √13 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दोगे, √13/√13। ओके, इक्वल टू 2 टाइम न्यूमरेटर में √13 और √13 है, तो ये क्या हो जाएगा? √13 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? √13 का स्क्वायर। ओके, डिनोमिनेटर में (13) इंटू √13 एज इट इज़ हमने लिखा। ओके, उसके बाद ये जो न्यूमरेटर में रूट और स्क्वायर लिखा है वो क्या हो जाएगा? कैंसल। तो सिर्फ क्या मिला हमें?
2 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 13 अंडर रूट ऑफ 30। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 13 और 13 गेट कैंसिल, इक्वल टू 2 बाय रूट 30। तो देखा आपने, ये जो स्टेप है इसे सिंप्लीफाई करने पर कौन सी स्टेप मिलती है, दिस वन मिलती है। ठीक है, तो आपके पास आंसर में ऐसा भी आ सकता है, और ये बहुत ही मैनुअल स्टेप है जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप लोग को इसी से रिलेटेड क्या करना है, असाइनमेंट सॉल्व करना है। ओके, तो मैं पहले क्या करूँगी, फॉर्मूला लर्न करेंगे, सभी स्टेप को नोट डाउन करोगे, और उसके बाद में जो भी एग्जाम्पल्स आपको दिए जा रहे हैं उन्हें सॉल्व करोगे। ओके, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चेक क्या करना है आप लोग को, सबसे पहले देखना कि दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x और y सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं है तो उन्हें सब में पहले क्या करना है, आपको सेम करना है। उसी के बाद आप ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। तो ये असाइनमेंट है, ये सभी इसमें क्या दिए हुए, दो इक्वेशंस ऑलरेडी गिवन हैं। तो कोई इक्वेशन में आपका कोफिशिएंट ऑफ x और y ऑलरेडी सेम ही दिया हुआ है, और कहीं पे आप लोग को सेम करना है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, जहाँ पर सेम नहीं रहेगा वहीं पे सेम करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 में ऑलरेडी इक्वल ही दिया है, तो यहाँ पर इक्वल करने की कोई ज़रूरत है क्या, नहीं है। ठीक है, जिस इक्वेशन में नहीं दिया है वहाँ पर ही आप लोग को इक्वल करना है। हमने जैसे कि इक्वेशन नंबर 2 में डिवाइड करके किया था, वैसे ही आप इक्वेशन नंबर 1 में भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही एक ही तरीका है। हमारा एम क्या है, हमारा एम है कि हमें सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ x और y दोनों इक्वल करना है। ओके, आवर अपकमिंग टॉपिक इज स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। आने वाले लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ लाइन के जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं वो सीखेंगे। थैंक यू।